हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या मायने हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाली वीडियोस में एग्रीकल्चर के रिलेटेड मैं डालता रहूंगा। ये सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर चलनी शुरू हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ होता था खेती बाड़ी, कल्टीवेशन करना। सिर्फ मतलब उस इसको पर्शियन में काश्तकारी भी कहते हैं। तो सिर्फ फसल को उगाना, ठीक है, उसे कहते थे। मगर जैसे जैसे हमारे मुल्कों ने तरक्की की, वैसे वैसे एग्रीकल्चर में कई चीज़ें आ गई हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ गई हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर हैड बीन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। पुराने ज़माने में सिर्फ कहते थे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है। एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीडेड, मैनी अदर ऑपरेशंस allied to farm production begin to be considered as a part of agriculture. कौन कौन से? Agriculture besides the production of crops, forestry भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, फिशरीज भी आ जाती है, ऐसी कई चीज़ें एग्रीकल्चर में डाल दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑब्वियसली डाटा अलग अलग हो सकते हैं, मगर एग्रीकल्चर तो आपको पता है हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर मैं विद रिस्पेक्ट टू अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ कि हमारे कंट्री के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। नंबर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि विद इन द कंट्री कितना माल बनता है, कितना सामान बनता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1950-51 में 51% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर से आती थी, और अब 2018-19 के डाटा के हिसाब से 14.4%, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से और भी कम हो गई होगी। फिलहाल ये डाटा लेटेस्ट हमें गिवन है और डाटा आ नहीं रहे हैं इतना एप्टली। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन तो डिक्लाइन हो गया है, बट डिक्लाइन डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम होगी। अभी भी एग्रीकल्चर में 40% से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। मैंने एक डाटा सर्च किया था तो उसमें 44 पॉइंट समथिंग % लोग कह रहे थे कि अभी भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। मगर कई बुक्स में 46 लिखा है, कई बुक्स में 48 लिखा है, तो ऐसे ऐसे है। तो डिक्लाइन अकर्स ओइंग टू रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ है, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ रही है, मतलब उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। आपने कभी सोचा है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जॉब करने जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं। ज़्यादा तनख्वाह से क्या करोगे? सबसे पहले तो रोटी खाओगे ना। वो रोटी कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर ही तो वेज गुड सप्लाई करता है। अगर ये खाना ही सप्लाई नहीं करेगा, खाना उगाएगा ही नहीं, तो बाकी सेक्टर में लोग क्यों जाएंगे काम करने? सिर्फ नोट कमाने, और नोट थोड़ी ना खाएंगे, खाना तो खाना है ना। नेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, व्हेन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर आर टू बी डेवलप्ड, अगर उनको डेवलप करना है, पीपल विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू वेरियस ऑक्यूपेशंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से तो जाएंगे दूसरे सेक्टर्स में काम करने, बट दे विल रिक्वायर फूड, उनको फूड चाहिए फॉर देयर सस्टेनेंस, सर्वाइवल के लिए। एंड इवन आफ्टर शिफ्टिंग टू न्यू सेक्टर्स, उनको खाना तो खाना ही है ना, खाने के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स, दैट इज व्हीट, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा, टू द पीपल ऑफ द कंट्री, ताकि वो दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर सकें। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी भी मोर देन 50%, तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। किसी बुक्स में 44% लिखा हुआ है, किसी बुक में 46% लिखा हुआ है, किसी बुक में 48% लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एप्टली अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, जो कि शायद आने वाले टाइम पे करवा दे। तो अभी भी 50% या उससे थोड़े से आसपास लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और अगर इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जितना भी रॉ मटेरियल लाइक कॉटन सीड्स, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा, या फिर जो भी चीप रॉ मटेरियल है, वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल लेती हैं, ठीक है, उनको सारा का सारा रॉ मटेरियल तो यही प्रोवाइड करती है। फिफ्थ आ जाता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। आपने कभी सोचा इंडस्ट्री जो भी गुड्स बनाती है उनमें से कुछ गुड्स एग्रीकल्चर भी तो खरीदती है ना। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, और भी कई इस टाइप के गुड्स हो सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर खरीदते हैं अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए। मोर ओवर, अगर एग्रीकल्चर को अच्छा नहीं भी करना तो और भी कई टाइप के गुड्स हैं। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन्होंने अपने घर में टीवी खरीद लिया, एसी खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, तो भी तो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ी। तो दोनों तरफ से अपनी डिमांड को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ लिखा है मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एट्सेट्रा आर डिमांडेड अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स।
तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, जिससे हम डॉलर कमा सकते हैं और उसी डॉलर से काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरप्लस प्रोडक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी मूव टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं उनको। दिस इन टर्न कैन रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ नेसेसरी कैपिटल, बाहर से डॉलर आ जाएंगे और हम डॉलर को फिर कोई ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्यूल वगैरह हो गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट्स, टबैको एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 2018-19 में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द टोटल एक्सपोर्ट्स वाज 11.76%, जो कि अच्छी खासी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 7th पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। विद इन द कंट्री ट्रेड 50% या उसके आसपास का ट्रेड विद इन द कंट्री खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म प्रोडक्ट्स। तो जैसे बिस्किट खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉस खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी से प्रोसेस होकर आपके पास आती है। तो बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप खुद सोचिए, एग्रीकल्चर जो भी गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स जितने भी हैं वो पेरिशेबल नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन पेरिशेबल भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, मगर कभी ना कभी तो वो सड़गल जाएंगे ना। तो ज़्यादातर अगर एग्रीकल्चर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो उनको फास्ट मूवमेंट करनी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसकी वजह से जो रेलवेज़ और रोडवेज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो बल्क ऑफ द कैरियर्स ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर रेलवेज एंड रोडवेज, तो उनको अच्छा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट आती है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है 9th पॉइंट, दैट इज़ वेल्थ ऑफ द नेशंस। अब आप खुद सोचिए, किसी भी कंट्री को खाने पीने की चीज़ों के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ रहा है तो उसकी तो काम तमाम हो गया ना। तो असली वेल्थ ऑफ द नेशंस क्या है, हमारी एग्रीकल्चर। आपको एक एग्जांपल साइट करता हूँ। जब हमारी 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, तो वॉर हुई थी। तो उस टाइम पे हमारे को अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ वॉर ख़त्म नहीं करते, वॉर कभी होनी नहीं चाहिए, आम इंसान मरता है, मैं नहीं कहता वॉर होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि अब अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि वॉर ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हारे को हम जो वीट की जो सप्लाई है, जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है, वो बंद कर देंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर हमें ऐसी धमकियाँ मिलेंगी तो फिर हम क्यों करेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद 65 के बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया ताकि हम किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में ना आ सकें, ठीक है। तो असली वेल्थ ऑफ द नेशंस क्या है, एग्रीकल्चर, और हर एक कंट्री को अपना खाना खुद उगाना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फिक्स एसेट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड की टर्म्स में उसके पास फिक्स एसेट्स होते हैं। ह्यूज मनी इज़ एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन द बजट में ह्यूज मनी एलोकेट किया जाता है, बट इतना भी नहीं किया जाता, ठीक है, ठीक ठीक किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके, बस लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि असली वेल्थ ऑफ द नेशंस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी टॉपिक पे मैं और टॉपिक लाता रहूँगा। नेक्स्ट मैं फीचर्स डिस्कस कर सकता हूँ या कुछ भी डिस्कस कर सकता हूँ। नंबर वाइज मैं 3-4 वीडियोज़ लाऊंगा एग्रीकल्चर पे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।